मित्रों, प्रेमचंद केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पूरे के पूरे युग का नाम है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से आधुनिकता और परंपरा के मध्य में खिंची हुई एक सूक्ष्म सी विभाजक रेखा को समाप्त कर उन दोनों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने का अतुलनीय कार्य किया है। और इसीलिए कह सकते हैं कि जहाँ प्रेमचंद अपने युग से प्रभावित हुए, उस समय की परंपराओं को, रीति रिवाजों को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने पाठकों के साथ साझा किया, वहीं उन्होंने अपने विचारों से, अपनी मान्यताओं से अपने युग को भी प्रभावित किया। और शायद यही कारण है कि 1915 से 1936 तक की कालावधि को प्रेमचंद युग अभिधान प्राप्त हुआ। यदि हम कहानी और उपन्यास की विकास यात्रा के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसे 3 वर्गों में विभक्त करके देखते हैं। प्रेमचंद पूर्व की कहानियाँ, प्रेमचंद के समय की कहानियाँ और प्रेमचंद के बाद जिन रचनाकारों ने भी लिखा, उन्होंने प्रेमचंद से ही प्रेरणा ग्रहण की। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद अपने आप में एक पूरे युग को समाहित करते हैं। प्रोफेसर सुरेश चंद्र गुप्त के मतानुसार उस युग के अन्य साहित्यकारों में ना तो यथार्थ की वैसी पकड़ मिलती है और ना ही अपने परिवेश को परंपराओं से संदर्भित कर पाने में वे प्रेमचंद की भांति सफल ही हो सके हैं। कोई भी रचनाकार जब अपने परिवेश को देखता है तो उससे अपनी रचनाओं के कथानक को चुनता है। प्रेमचंद ने लगभग 6 वर्ष की अल्प आयु में कजाकी नामक डाक हरकारे से प्रभावित होकर उन पर ही कजाकी नाम से ही एक कहानी लिख डाली। कजाकी इस कहानी का कथा नायक बना। इसके साथ ही 8 वर्ष की आयु में जब ये फारसी और उर्दू की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालपुर गांव जाया करते थे तो वहाँ की स्मृतियों को, मौलवी साहब के पढ़ाने के ढंग को, उस जगह जो बच्चों में छोटी मोटी शरारतें होती थीं, वहाँ पर होने वाली रामलीलाएं, होली की छुट्टी इत्यादि, इनके मनोमस्तिष्क में इतनी गहराई से अंकित हो गईं कि उन्होंने इन्हें अपने रचनाओं के कथानक के रूप में ग्रहण किया। देखा जाए तो प्रेमचंद ने अपने युग को, उस समय की नारी की अस्मिता को, नारी की जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को, जिनमें पर्दा प्रथा था, स्त्री शिक्षा थी, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि को लिया जा सकता है। इन पर अपनी पैनी दृष्टि न केवल दिखाई अपितु उनको बहुत व्यंग के माध्यम से और बहुत सशक्त शब्दों में अपनी रचनाओं में लिपिबद्ध किया। वो समाज ऐसा था जहाँ पे आर्थिक दृष्टि से वैषम्य दिखाई देता था। मजदूर या निम्न वर्ग निरंतर और अधिक गरीब होता जा रहा था और जमींदार वर्ग और अधिक अमीर होता जा रहा था। ऐसे में एक स्पष्ट विभाजक रेखा समाज में दिखाई दे रही थी। शोषक और शोषित के मध्य की ये रेखा दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा था, जिसके कारण एकल परिवारों के अस्तित्व में आने से मनुष्य के अंदर स्वार्थ की जो भावना है वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। उसमें धैर्य नहीं था, केवल अपने बारे में वह सोचने लगा था। ऐसे में परिवार में जो एक सहनशीलता होती है, एक दूसरे के साथ हम मिलकर चलते हैं, थोड़े में ही हम गुजारा कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को वहाँ देखना नामुमकिन हो गया था। डॉक्टर शंभुनाथ जी के कथनानुसार
उनकी रचना दृष्टि ह्रास और अंधेरे के अंकन तक सीमित नहीं है। उसमें ठोस मानवीय संभावनाओं की एक निरंतर खोज भी हमें मिलती है। प्रेमचंद का जन्म लम्हई गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनकी माता आनंदी देवी थी और इनके पिता मुंशी अजायब राय लाल श्रीवास्तव थे। इनके जन्म के साथ एक रूढ़ी जुड़ी हुई है। प्रेमचंद से पहले इन दंपति की 3 पुत्रियां थीं और 3 पुत्रियों के उपरांत जो लड़का पैदा हुआ अर्थात प्रेमचंद, वो तेतर कहलाया, जो माता पिता में से किसी एक की मृत्यु का कारण बनता है। प्रेमचंद ने अपने समय की समस्त सड़ी गली रूढ़ियों का अपने साहित्य के माध्यम से विरोध किया है और इस तेतर रूढ़ी का भी उन्होंने तेतर कहानी में स्पष्ट रूप से विरोध अंकित किया। 8 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहावसान हो गया और इस प्रकार से प्रेमचंद माता के ममत्व से वंचित हुए। माता के देहावसान के 2 वर्षों के उपरांत पिता ने पुनः विवाह किया, किंतु जैसा कि सामान्यतः होता है, विमाता के स्नेह से ये बालक वंचित रहा। इनकी अनेक कहानियों में हमें मातृहीन बालक की दयनीय अवस्था, उसकी करुणा, पीड़ा, संत्रास की अभिव्यक्ति मिलती है। गृहदाह कहानी में प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को संभालता रहता है, किंतु मातृहीन बालक अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी भावनाओं को किससे साझा करे, ये उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर उपस्थित हो जाता है। जहाँ तक विवाह की बात है, प्रेमचंद का पहला विवाह 15 वर्ष की आयु में तत्जनित समाज में जो रीति रिवाज थे उनके अनुसार तय हुआ। इनकी विमाता के पिता ने इनका विवाह रामपुर गांव के एक जमींदार की कन्या से तय किया। ये लड़की देखा जाए तो प्रेमचंद के तुलना में उनके समकक्ष खड़ी नहीं होती थी। उम्र में बड़ी थी, चेहरे मोहरे से भी उतनी सुंदर नहीं थी, किंतु विवाह की खुशी प्रेमचंद को इतनी अधिक थी और निश्चित रूप से क्योंकि ये बालक थे तो इन्हें विवाह के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का भी उतना एहसास नहीं था, इसलिए मंडप पर छाने वाले बांस को ये स्वयं काटने लगे। 1905 में इनकी पत्नी मायके गई और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो वैमनस्य था उसके साथ ही विमाता और पत्नी के बीच भी कोई बहुत अधिक मधुर संबंध नहीं था। आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रेमचंद पर बहुत गहरा प्रभाव था। ये वह समय था जब आर्य समाज में फैली हुई विकृतियों के विरुद्ध बात कर रहा था और समाज में एक अच्छाई लाने का प्रयास कर रहा था। विधवा विवाह का समर्थन करते हुए प्रेमचंद ने भी अपने एक उपन्यास प्रेमा में अपना समर्थन दिया है। 1906 में मुंशी देवी प्रसाद की बाल विधवा पुत्री से शिवरानी जो देवी हैं उनसे प्रेमचंद ने विवाह किया और इस प्रकार से अपनी वैचारिक जो उनकी मान्यताएं हैं उन्हें व्यवहारिक रूप भी दिया। शिवरानी देवी और प्रेमचंद की 3 संतानें हुईं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। यदि प्रेमचंद के रचना संसार पर दृष्टिपात करें तो इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, लेख, संपादकीय इत्यादि लिखकर अपने पाठकों को समृद्ध
किया है। उपन्यासों पर दृष्टिपात करने से उनका उपन्यास असरारे माबिद अर्थात देवस्थान रहस्य, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके पूर्ण उपन्यास हैं। इसके साथ ही इन्होंने मंगलसूत्र उपन्यास का भी सृजन किया जो अपूर्ण रह गया। कहानियों में सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 और 2, कफन कहानियों के संग्रह हमारे सामने उपस्थित हैं। नाटकों में इनके 3 नाटक हमारे सामने आते हैं, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, जो 1933 में लिखा गया था, किंतु संवादात्मक रूप में लिखा हुआ ये नाटक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इन्होंने संपादक के रूप में विभिन्न निबंधों और लेखों को भी प्रकाशित कराया। हंस, माधुरी, जागरण, पत्र आदि में समय समय पर इन्होंने विभिन्न समस्याओं पर अपनी लेखनी चलाई। चांद, मर्यादा, स्वदेश पत्रिकाओं में भी इनके सामाजिक लेख और निबंध समय समय पर प्रकाशित होते रहे और अपने पाठकों को लाभान्वित कराते रहे। प्रेमचंद विविध प्रसंग भाग 3 अमृत राय द्वारा संपादित पुस्तक है, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद के विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर लिखे हुए लेखों को संपादित किया है। इनके कतिपय लेख कुछ विचार शीर्षक से भी संपादित किए गए हैं। इन्होंने अब बहुत सारे लेखकों को अनुवाद के माध्यम से पढ़ा और इस तरह से इन्होंने खुद भी अनुवाद किए हैं, जिनमें टॉल्स्टॉय की कहानियों का अनुवाद, रतन नाथ सरसार के उर्दू उपन्यासों का उन्होंने अनुवाद किया और जिसका उन्होंने नाम रखा आज़ाद कथा। इसके साथ ही उन्होंने गोल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिब्बिया, न्याय शीर्षक से अनुवाद किया। समाज में इन्हें विभिन्न सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया। भारतीय डाकतार विभाग ने 31 जुलाई 1980 में 30 पैसे का एक डाक टिकट जारी करके इन्हें सम्मानित किया। इसी प्रकार से गोरखपुर के जिस विद्यालय में प्रेमचंद शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई और इसी जगह उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी बनाया गया, जहाँ से जो भी पाठक प्रेमचंद के विषय में जानना चाहते हैं, उन्हें ठीक से पहचानना चाहते हैं, वो उन वस्तुओं और उनकी किताबों को वहाँ देखकर उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। उनकी 125वीं सालगिरह पर उनके गांव में एक स्मारक बनाया गया और शोध एवं अध्ययन संस्थान की भी स्थापना की गई। जहाँ तक प्रेमचंद की शिक्षा और नौकरी का संबंध है, इन्होंने अपनी संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में प्राप्त की। 13 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने तिलिस्म-ए-होशरुबा पढ़ लिया था। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। बनारस से हिंदू कॉलेज में प्रवेश परीक्षा देने का प्रयास किया, किंतु गणित में ये थोड़े से कमज़ोर थे और इसलिए बीजगणित और रेखा गणित में सुधार करने के लिए ये बनारस में ही एक वकील के यहाँ 5 रुपये महीने वेतन पर उनके पुत्र को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए और उन्हीं के घर के ऊपर एक कच्चे से कमरे में इनके रहने का इंतज़ाम कर दिया गया। शाम को ये बच्चे को पढ़ाते थे और सारा दिन ये लाइब्रेरी में जाकर वहाँ पर पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करते थे, किंतु गणित वहीं धरा का धरा रह गया और ये वहाँ पर विभिन्न लेखकों के उपन्यासों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करने लगे।
18 रुपये वेतन पर इन्होंने सरकारी अध्यापक का पद स्वीकार किया। किंतु यहाँ मौलवी साहब के प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई और इसलिए इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। बनारस में 2 जुलाई 1900 को बहराइच के जिला स्कूल में इन्होंने 20 रुपये वेतन पर 5वें मास्टर के पद पर का कार्य संभाला। इसी तरह इन्होंने मार्च 1904 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उर्दू और हिंदी की स्पेशल वर्नाकुलर परीक्षा पास की। सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट परीक्षा भी इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बनारस के उर्दू साप्ताहिक में इनका उर्दू का प्रथम उपन्यास असरारे महबिद धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गया था। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने पंडों और महंतों के दुष्कर्मों का अतिशयोक्तिपूर्ण अंकन किया है और इस तरह से समाज के इस रूप को उन्होंने अपने पाठकों के सामने रखा जहां महंत अपने स्वार्थ के कारण लोगों में अंधविश्वास फैला रहे थे। इनका दूसरा उपन्यास जिसका उर्दू से हिंदी में अनुवाद इन्होंने प्रेमा नाम से किया था, इसी समय प्रकाशित हुआ था। 1907 में प्रकाशित इस उपन्यास का कथानायक अमृत राय अपनी सुंदर वाग्दत्ता को त्याग कर तरुणी विधवा प्रेमा से विवाह कर लेता है और एक बार फिर प्रेमचंद ने विधवा विवाह को अपना समर्थन दिया। तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना प्रेमचंद अपना परम धर्म समझते थे। इसी समय 1907 के आसपास ही इन्होंने कृष्णा उपन्यास प्रकाशित करवाया, किंतु अब यह उपन्यास अनुपलब्ध है। प्रेमचंद की स्वीकारोक्ति है, उस समय बंग भंग आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस में गरम दल की सृष्टि हो चुकी थी। इन 5 कहानियों में जो इस समय प्रकाशित हुई थीं, उस समय की कहानियों में प्रेमचंद ने स्वदेश प्रेम की महिमा को प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने बताया जिससे लोगों के अंदर स्वदेश प्रेम जागृत हो सके। 1908 की प्रकाशित कहानियों में देश प्रेम की भावना अपने परचम पर लहराती दिखाई देती है। इन कहानियों में हमें इश्क दुनिया और हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न यही मेरा वतन है तथा कहानी संग्रह सोजे वतन की कहानियों में देश प्रेम दिखाई देता है। मई जून 1909 में ज़माना पत्रिका में उर्दू लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था संयुक्त प्रांत में आरंभिक शिक्षा। देहाती मदरसों की शोचनीय अवस्था को इस लेख में प्रेमचंद ने उठाया है। अब तक का समस्त लेखन प्रेमचंद नवाब राय के उपनाम से करते थे। सोजे वतन सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। ज़माना के अगस्त सितंबर अंक में इसीलिए रानी सारंधा कहानी बिना किसी लेखक के नामों उल्लेख के प्रकाशित की गई थी। सन 1912 में उपन्यास जलवे इसार, जिसे बाद में वरदान नाम से हिंदी में प्रकाशित कराया गया, सामने आई। इसमें ग्रामीण जीवन, वहाँ का विनोद, गरीबी, हास, व्यंग, उत्पीड़न, पीड़ा, करुणा, इन सब को एक प्रकार से इस उपन्यास में मोतियों की माला की तरह पिरोकर प्रेमचंद ने हमारे सामने रख दिया है। महोबा में राजपूती वीरता को आधार बनाकर इन्होंने अपनी कुछ कहानियों का सृजन किया। इन कहानियों में आल्हा, रानी सारंधा, विक्रमादित्य का तेग अपने आप में महत्वपूर्ण कहानियां हैं।
1915 में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स से त्यागपत्र देकर इन्होंने पुनः स्कूल में पढ़ाना आरंभ कर दिया। 8 फरवरी 1921 में गांधी जी का से प्रभावित होकर प्रेमचंद ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसी समय इनकी लाल फीता और आदर्श विरोध कहानियां हमारे सामने आती हैं। 20 जुलाई 1923 में प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस की स्थापना की और इसी प्रेस से 1930 में हंस का प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ। इस हंस के प्रथम अंक में संपादकीय में प्रेमचंद की लेखनी से लिखा हुआ उनका वक्तव्य है, स्वाधीनता केवल मन की एक वृत्ति है। हम भी मिट्टी का दीपक लेकर खड़े होते हैं। हमारी चेष्टा होगी स्वाधीनता का संघर्ष शीघ्र सफल हो। किंतु 22 अगस्त 1932 से सरस्वती प्रेस में साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रारंभ शुरू हुआ था, किंतु कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण इसके शुरू होने के 2 वर्ष उपरांत ही इसे बंद करना पड़ा। प्रेमचंद अपना भाग्य आजमाने के लिए फिल्मों में भी गए। इन्होंने अजंता सिनेटोन के लिए मजदूर फिल्म के लिए संवाद लिखे, किंतु प्रेमचंद किसी के अधीन होकर, किसी के इशारों पर चलकर कार्य करना अपनी तौहीन समझते थे, उन्हें स्वीकार नहीं था और वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनके संवाद हैं, जिस तरह से वो कथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन करें। यदि वो परिवर्तन दबाव में किया जाए तो निश्चित रूप से प्रेमचंद को स्वीकार नहीं था और इसीलिए वो फिल्मों का मोह छोड़कर वापस आ गए। 8 अक्टूबर 1936 में 56 वर्ष की आयु में प्रेमचंद हम सबको छोड़कर बैकुंठ में प्रभु चरणों में विलीन हो गए। प्रेमचंद के जीवन दर्शन के विधायक तत्वों के विषय में यदि हम बात करें तो प्रेमचंद का दृढ़ विश्वास था कि जीवन का उद्देश्य कर्म है। जब तक व्यक्ति कर्मरत रहता है तब तक मानो वो जीवित है। और अपनी बात को बताते हुए उन्होंने कहा कि खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने का, लगन का। और इसी अपने जीवन दर्शन को उन्होंने आद्यंत अपने जीवन में भी स्वीकार किया। उनका ये मानना था कि जीवन में स्वावलंबी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परतंत्र रहकर हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उनके कहानियों में, उनके साहित्य में, उनके पात्र उनके जीवनादर्श के अनुसार ही हमें जीवन जीते दिखाई देते हैं। बनावटी जीवन ना उन्हें स्वयं स्वीकार्य था और ना ही उन्हें अपने पात्रों में बनावटीपन पसंद था और इसीलिए उनके पात्र संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर चलने की कोशिश करते हैं, किंतु सीधे साधे सच्चे रास्ते पर चलकर एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। मंजिल प्राप्त हो या ना हो ये एक अलग बात है। प्रेमचंद के अनुसार प्रेम मानवीय भावनाओं में सबसे ऊपर है और इसीलिए मानवता, प्रेम, दया, श्रद्धा, क्षमा, वात्सल्य, अनुराग, इन सब को उन्होंने मानव जीवन का अनिवार्य तत्व माना है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों से संबंधित कतिपय मान्यताओं को भी अपने पाठकों के समक्ष रखा है। उन्होंने कहानी के लिए कथा का भी प्रयोग किया है, कथा, गल्प इत्यादि शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। कहानी के संबंध में उनका मानना है कि कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक
महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। कहानी पढ़ते ही, शुरुआत करते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये कहानी अपने पाठक को बांधने में सक्षम है या नहीं। उनका ये भी मानना है कि कहानी और उपन्यास में आकार की दृष्टि से हमें फ़र्क नज़र आता है। कहानी क्योंकि एक सीमित परिवेश को लेकर, एक सीमित आकार को लेकर हमारे सामने आती है, इसलिए उसमें पात्रों का, जीवन का, चरित्र का केवल एक ही पक्ष उद्घाटित हो सकता है और इसी के अनुसार उपन्यास की तुलना में उसमें घटनाएं भी कम होती हैं, अवान्तर कथाएं भी नहीं होती, पात्र भी सीमित होते हैं और जो लेखक है वो भी कम अपनी बात सामने आकर कम अपनी बात रखता है। प्रेमचंद का मानना था कि किसी चरित्र की रूपरेखा या किसी दृश्य को चित्रित करते समय हुलिया नफीसी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि लेखक बहुत अधिक पात्रों के विषय में, उनके चरित्र के विषय में बताने लगेगा तो वो अपने उद्देश्य से विमुख हो जाएगा, अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। चरित्र कथा के साथ साथ विकसित होने चाहिए। प्रेमचंद के पात्र सामान्य मेहनतकश, शोषित, निम्न मध्य वर्ग, पीड़ित किसान हैं जो गिरना जानते हैं किंतु गिरकर पुनः उठने का साहस भी रखते हैं। प्रेमचंद ने स्वयं भी जीवन पर्यंत संघर्ष किया था और इसलिए वो जानते हैं कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही साहस कर सकता है, उठने की क्षमता रखता है। प्रलोभनों के मध्य ईमानदार कैसे रहा जा सकता है, ये हमें प्रेमचंद के साहित्य को पढ़कर पता चलता है। इनकी कहानी कफन अपने आप में मार्मिक होने के साथ साथ समाज में वर्गगत वैषम्य को हमारे सामने उपस्थित करती है। कहानी गरीब वंचित घीसू की है जिसमें पतोहू और बेटे माधव की स्त्री बुधिया प्रसव पीड़ा से करहा कर मर जाती है। ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, सामान्य रूप से कई बार ऐसा होता है, किंतु अस्वाभाविकता यहाँ ये है कि घीसू और माधव अलाव पर आलू भून भून कर खाते रहते हैं। उनके मन में ये बात रहती है कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर अंदर गया तो दूसरा व्यक्ति एक आलू कहीं ज़्यादा ना खा ले। इसके साथ ही जब वो पूरे गांव में जाते हैं बताने के लिए कि बुधिया मर गई है, तो लोग उसके क्रियाक्रम के लिए जो पैसे देते हैं, कफन के लिए जो पैसे देते हैं, उससे माधव और घीसू बहुत सारा खाना लेकर आते हैं, शराब लेकर आते हैं और एक प्रकार का जश्न मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और गिर पड़ते हैं। ये अस्वाभाविकता है और ये अस्वाभाविकता प्रेमचंद ने इसलिए रेखांकित की है क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि आशा से हताशा, निराशा और निराशा से हताशा का जब व्यक्ति लंबा सफ़र तय कर लेता है तो उसकी सारी संवेदनाएं मर जाती हैं। प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य देश सेवा भी रहा है। उनका मानना था कि परतंत्र देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। यदि समाज विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, अगर वो मुक्त नहीं होगा तो समाज विकसित नहीं होगा। इसलिए प्रेमचंद ने साहित्य को समाज के साथ जोड़कर देखा। उनका मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए। साहित्य का अपना एक उद्देश्य होता है कि वो समाज में फैली हुई कुरीतियों का, अंधविश्वासों का विरोध करे, समस्याओं को उद्घाटित करे और अपने दृष्टिकोण से जहाँ तक हो सके उनका समाधान भी प्रस्तुत करे। प्रेमचंद विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे,
किंतु उन्होंने केवल उन विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया है जिनका विवाह के उपरांत पति से कोई भी संबंध ना रहा हो। मित्रों, इस बात को देखिए कि ये उस समय की बात है जिस समय बाल विवाह हुआ करते थे। बच्चे जानते ही नहीं थे कि विवाह का मतलब क्या है, पति पत्नी संबंध क्या है। ऐसे में जब विधवा हो जाती थी स्त्री तो उसे आजीवन नरक भोगना पड़ता था। प्रेमचंद ऐसी स्त्रियों के पुनर्विवाह के हिमायती थे और उन्होंने स्वयं भी शिवरानी देवी से विवाह किया था। उनकी धिक्कार कहानी में उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है, मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पतिव्रता का यह अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है और हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए। लेकिन मानी, जो इस कहानी की कथा नायिका है, के विषय में यह कहना अनुचित होगा, जिस पुरुष की उसने सूरत ही नहीं देखी उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है, आडंबर की। इस दिखावे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रेमचंद वैश्यावृत्ति के भी खिलाफ थे। उनका मानना था कि दूषित वातावरण में रहने वाली बाध्य कर दी गई इन स्त्रियों का तो जीवन बर्बाद था ही। ये नारकीय जीवन व्यतीत कर ही रही थीं। इनके गर्भ से उत्पन्न संतानों को भी नारकीय जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता था। उनको समाज में ना तो समुचित आदर और सम्मान मिलता था, अपितु अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उन्हें कोई नौकरी तक नहीं देता था और इसलिए उन बच्चों को भी विवश होकर इसी कर्म को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था। उन्होंने सेवा सदन उपन्यास, वैश्या और आगा पीछा कहानियों में इस समस्या को खुलकर अपने पाठकों के सामने रखा है। दाम्पत्य जीवन के विषय में प्रेमचंद का मानना था कि हमें भारतीय समाज में रहते हुए भारतीय मूल्यों को अपनाना चाहिए। आज का नवयुवक जिस प्रकार से पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रहा है, वो भारतीय दंपति को कभी भी सुखमय नहीं बना सकता। इनकी कहानियों दो सखियों, कुसुम, उन्माद, शांति, प्रतिज्ञा, सेवा सदन और प्रेमाश्रम उपन्यासों में इस विचार को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उनके कहानी में बहुत सुंदर ढंग से ये बताया कि वकील पति किस प्रकार से अपनी ग्रामीण पत्नी को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि आज के रंग रूप में उसकी पत्नी भी उसका साथ दे, पर उसकी चेतना उस समय उसको झंझोरती है जब पत्नी इलाहाबाद जाकर पति के रंग में रंग कर उसके रोगग्रस्त होने पर नर्स रख देती है उसकी सेवा करने के लिए। और इतना ही नहीं, वो अपनी अलमारी खोलकर ये देखने की कोशिश करने लगती है कि जब पति की मृत्यु होगी तो वो कौन से कपड़े पहनकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेगी। अर्थात उनका मानना था कि पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना चाहिए, किंतु वहीं तक जहाँ तक वो भारतीय मूल्यों के साथ एक समांतर दिशा में चले, ये नहीं कि हम उसका अंधानुकरण करना शुरू कर दें। उन्होंने अपने साहित्य में न केवल धार्मिक सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंडों का पर्दाफाश किया है, उन्होंने ये भी बताया है कि देवस्थल और दुराचार के स्थान कैसे बन गए हैं, कैसे पंडे पुरोहित भी हमारी भावनाओं को ठगने में पीछे नहीं रहते। इसी प्रकार से उन्होंने अपनी नियंत्रण, मनुष्य का परम धर्म, सत्याग्रह, बाबा जी का भोग इत्यादि कहानियों में जनता के शोषण को चित्रित किया है। मंदिर, ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, सदगति इत्यादि कहानियों में उन्होंने समाज में वंचितों के प्रति जो मुख्य धारा से अलग थलग किए गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में अपने
सद्भावनाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से कृषि संबंधी समस्याओं से हमारा किसान जूझ रहा है और इसके लिए गोदान और कर्मभूमि उपन्यासों को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। राजनीति चेतना को उजागर करने के लिए उनकी कहानियों होली का उपहार, लाल फीता, पत्नी से पति, जुलूस, आहुति और में उन्होंने नारी के प्रति अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। कातिल और प्रतिशोध कहानियों में उन्होंने सरकार की दमन नीतियों को भी बहुत स्पष्ट रूप से अंकित किया है। इसी तरह से उन्होंने माना कि धर्म और ईश्वर की सत्ता गौण है। उनका मानना था कि वो केवल मनुष्य और मानवता में विश्वास करते हैं। तद्विषयक उनकी उक्ति है, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान, जिस घर में रहकर लोग दूसरों का छुआ पानी नहीं पी सकते, उस घर में मेरे लिए गुजारिश कहाँ। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने अपने समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को स्पष्ट रूप से उनका विरोध किया है। प्रेमचंद की कतिपय लोकप्रिय कहानियों पर बहुत अच्छी फिल्में भी बनी हैं, जिनमें सत्यजीत राय ने शतरंज के खिलाड़ी सदगदी पर फिल्में बनाई हैं। इसी तरह से सुब्रमण्यम ने सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई। मृणाल सेन ने कफन कहानी को लिया है। गोदान, गबन और निर्मला उपन्यास पर समय समय पर धारावाहिक बने। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी नमक का दारोगा परतंत्र भारत में नमक के पर जो प्रतिबंध लगाया था और उसके लिए नमक विभाग बना दिया गया था, उसके बारे में हमारे सामने अपने बात को प्रेमचंद ने रखा है कि किस तरह से वहाँ पर भी भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ये कहानी उनके कहानी संग्रह सप्त सरोज में जो 1917 में प्रकाशित हुआ था, उसमें 7 अलग अलग कहानियों में सर्वप्रथम पहली बार प्रकाशित हुई थी। परतंत्र भारत में नमक प्रतिबंध के पश्चात खुले नए नमक विभाग और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार से ये कहानी प्रारंभ होती है। भूमिका इस कहानी का पहला अंश कहा जा सकता है। शेष कहानी के 3 अंश उसके 3 विकास के सोपान माने जा सकते हैं। इस कहानी में घटनाओं के बीच अंतराल दिखाई देता है, किंतु लेखक ने उस अंतराल को बहुत अच्छी तरह से पाटने का, उसको भरने का प्रयास किया है। शिक्षा समाप्त करने के बाद जीविकोपार्जन की खोज में निकले वंशीधर को उनके पिता बहुत अच्छी सीख देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि बेटा, वो नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि जो वेतन मिलता है वो तो मनुष्य देता है, किंतु ऊपरी कमाई ईश्वर द्वारा दी जाती है। जो वेतन है उससे घर गृहस्थी चलती नहीं, वो तो एक चांद की तरह है जो धीरे धीरे घटता रहता है और महीने के अंत तक आकर मनुष्य को, व्यक्ति को अपना परिवार चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि तुम अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हो तो ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें सतत प्रवाहशील सलीला की भांति ऊपरी आय निरंतर मिलती रहे। वंशीधर परिश्रमी था, कर्मठ था, ईमानदार था और इसलिए उसे तथाकथित ऊपरी कमाई वाली नौकरी, जो सामान्यतः है वकीलों और पटवारियों को भी अपनी ओर खींच रही थी, मिल गई। वह नमक विभाग में दारोगा बन गया। पहले और दूसरे अंश में कथा के मध्य लगभग 6 महीने का अंतराल लेखक ने दिखाया है। वंशीधर को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रेमचंद ने दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार आलोपी दीन से सीधे सीधे उसकी मुलाकात करा दी।
आलोपी दीन जमींदार थे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, रुतबा था, उनके पास धन था और इसलिए लोग उनसे डरते थे। दिनों दिन उनका व्यापार रात दिन चौगनी गति से बढ़ता जा रहा था। जो उनके वैभव से आक्रांत होकर उनका काम कर देते थे वो तो अलग ही थे, किंतु आलोपी दीन को ये पता था कि साम दाम दंड भेद से किस तरह से अपना काम कराना है। कहीं पर घूस देकर, कहीं पर अपना प्रभाव अंकित करके वो अपना काम करा ले जाते थे। धन, खुशामद, चालाकी का सहारा लेना पंडित जी को खूब आता था और इसीलिए काला बाजारी का उनका व्यापार दिनों दिन बढ़ रहा था। उनकी छवि एक सदाचारी व्यक्ति के रूप में थी, क्योंकि हमेशा सदा व्रत चलता रहता था। समाज वाले जो व्यक्ति थे वो उन्हें एक सदाचारी व्यक्ति के रूप में जानते थे और इस प्रकार से एक छद्म वेश उन्होंने धारण किया हुआ था। किंतु नमक से लदी हुई उनकी गाड़ियों को रात के अंधेरे में पुल पार करते समय वंशीधर पकड़ लेता है। वंशीधर के रोकने पर, उनका चालान करने पर पंडित जी बौखला जाते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनकी समृद्धि के आगे कोई टिक गया हो और इसलिए तिलमिलाते हुए वो वंशीधर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो स्वयं ही आ रहा था आपके पास आपके चरणों में भेंट देने के लिए। आप बताइए, आपसे मैं कोई अलग थोड़ी ना हूँ, हम तो परिवार वाले हैं। आप ही हमारा अगर हमें हिरासत में लेंगे, हमारी गाड़ियों को रोकेंगे तो कैसे चलेगा। 40,000 तक वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु अपनी बात का पक्का, अपने वचन का पालन करने वाला वंशीधर उनकी बात नहीं मानता। पंडित जी की सारी हेकड़ी खत्म हो जाती है, वो निराश हो जाते हैं और हथकड़ी पहनाई जाते ही मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि सालों से जो उन्होंने समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख कायम की थी, वो हथकड़ी पहनते ही मिट्टी में मिल जाती है। उनके रियाने का, खिग्याने का, रिश्वत देने का कोई प्रभाव वंशीधर पर नहीं पड़ता। अंतिम अंश में लेखक ने अर्थ अर्थात पैसे की शक्ति का परिचय दिया है। न्यायालय में जाने पर इस शक्ति का पूरा परिचय वंशीधर को भी मिल जाता है, क्योंकि न्यायालय में न्याय शक्ति के आगे हार जाता है और इसी तरह वंशीधर की भी हार हो जाती है, क्योंकि गवाह पैसे के आगे मुकर जाते हैं। न्यायालय में उनके विपरीत न्याय किया जाता है। कई लोग पंडित जी से दबे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे समय समय पर पैसे लिए थे। ऐसे में वो उनके विरुद्ध गवाही कैसे देते। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थीं। मानव संस्था से अब पापी का पाप कट गया, इस प्रकार की बातें हो तो रही थीं, किंतु कोई भी सामने आकर उन पर अपना विरोध नहीं जता रहा था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पंडित जी का आतंक रोक रहा था। न्याय व्यवस्था लक्ष्मी के आगे झुकी। लोभी वकीलों ने साम दाम दंड भेद से पंडित जी को मुक्त करा दिया। अंधा कानून सबूत ना मिलने से वंशीधर को ही दोषी मानने लगा। न केवल वंशीधर को समझाया बुझाया गया, उसकी नौकरी भी चली गई। मुंशी वंशीधर को घर लौटने पर पिता के क्रोध, माता की निराशा और पत्नी के मूक विरोध का भी सामना करना पड़ा। पिता क्रोधित थे
कि कहाँ तो मैंने इसे बताया था कि ऊपर की कमाई ले और कहाँ ये बावला अपनी नौकरी भी छोड़कर आ गया। माता पिता को चिंता थी कि घर में अविवाहित बेटी जो बैठी हैं उनका अब क्या होगा, और पत्नी भी अच्छे जीवन की कामना को अब छोड़ चुकी थी। पंडित आलोपी दीन न्याय व्यवस्था से छूटने के बाद मुंशी वंशीधर के घर आते हैं। ऐसे में सभी को लगता है कि शायद अब वो वंशीधर पर क्रोधित होंगे, उन्हें अपशब्द कहेंगे, किंतु अचानक आलोपी दीन के हृदय में परिवर्तन दिखाई देता है और वो वंशीधर को अपने समस्त कार्य के लिए मैनेजर के रूप में उपयुक्त पात्र समझने लगते हैं। वे उससे केवल क्षमा याचना ही नहीं करते, उन्हें उच्च पद, तदनुसार वेतन, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने की भी पेशकश करते हैं। प्रेमचंद ने उन पात्रों को सृष्टित किया है जिसमें जो उनकी कहानियों को स्पष्ट रूप से अपने पाठकों के सामने लेकर आए। मुंशी वंशीधर इस कहानी का नायक है, आलोपी दीन प्रतिनायक है, वंशीधर के पिता गौण पात्र हैं, शेष पात्र जिनमें माता, पत्नी, ग्वाला इत्यादि हैं केवल उल्लिखित पात्र हैं जो कथा को विकसित करते हैं। मुंशी वंशीधर मुख्य पात्र होने के साथ साथ निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित है, जानता है कि परिवार की स्थिति क्या है। यदि वो नौकरी नहीं करेगा तो उसका परिवार ठीक से चल नहीं सकता। इसके साथ ही उसके ऊपर माता पिता के अतिरिक्त अपनी अविवाहित बहनों का उत्तरदायित्व भी है। वंशीधर फारसी भाषा का ज्ञाता है, उसके महत्व को समझता है। नमक विभाग में दारोगा पद पर सुशोभित होने के बाद भी वो बेईमानी नहीं करता, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता, बौद्धिक है, धैर्यवान है, नैतिकता को अपना वास्तविक सहायक मानता है। किंतु जब यही नैतिकता, यही बौद्धिकता न्यायालय में उसका साथ नहीं देती तो वो अंदर ही अंदर टूट भी जाता है। आलोपी दीन विनम्रता की मूर्ति बना जब उसके दरवाजे पर खड़ा होता है तो वो अपने पिता की तरह उसकी लल्लो चप्पो नहीं करता, गुस्सा होता है, आगे बढ़कर उसका स्वागत भी नहीं करता और स्वाभिमान से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही उस आलोपी दीन द्वारा प्रस्तावित नौकरी को भी वो एकदम से स्वीकार नहीं करता, जबकि उसे नौकरी के साथ अच्छा वेतन, प्रतिदिन का खर्च, बंगला, नौकर चाकर, सवारी के लिए घोड़ा सभी कुछ मिल रहा था। वो कुछ देर समझता है, सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, किंतु अंत में बहुत ज़्यादा आलोपी दीन के विवश करने पर वो उक्त पद को स्वीकार कर लेता है। वो कहता भी है, मुझ में ना विद्या है ना बुद्धि, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ, अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। वंशीधर के पिता वृद्ध हैं, विवाह योग्य होती लड़कियों की चिंता उन्हें इतना व्यथित कर देती है कि वो सत मार्ग और असत मार्ग के बीच के भेदभाव को भूलकर अपने पुत्र को ऊपर की कमाई लेने की अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं। वो मुंशी जी को उत्तरदायित्व की भावना के लिए उकसाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो ऐसी नौकरी के लिए हामी करे जिससे कि ऊपर की कमाई निरंतर परिवार में आती रहे।
उनका कहना था मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते विलुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ सोता है जिससे सदैव प्यास बुझती है। निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले वृद्ध पिता धन को महत्व देते हैं और इस दृष्टि से स्वार्थी और अवसरवादी चापलूसी भी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जब आलोपी दिन उनके घर आते हैं तो वो अपना आक्रोश भूलकर, उस वेदना को भूलकर कि इन्हीं आलोपी दिन के कारण उनके पुत्र को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, उनके सत्कार के लिए आगे आ जाते हैं। जब वंशीधर को वो नौकरी देते हैं, प्रस्तावित करते हैं नौकरी, तो वो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। देखा जाए तो वो अपने आज्ञाकारी पुत्र को अपनी आज्ञा का पालन ना करता देख ज़्यादा दुखी होते हैं। पंडित आलोपी दीन वंशीधर के विरोधी और प्रतिनायक हैं। धनी होने का उन्हें अभिमान है और धन से वो सब कुछ खरीदने का दंभ भरते हैं। इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हों। व्यापार भी लंबा चौड़ा था, बड़े चलते आदमी थे। अपना अपमान भूलकर, बड़प्पन छोड़कर वो स्वयं वंशीधर के पास आते हैं। जहाँ तक परिवेश की बात है तो इस कहानी में हमें चारों अंशों में प्रारंभिक युगीन वातावरण और परिवेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सरकार ने भारत में विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे और नमक के लिए उन्होंने विभिन्न से एक विभाग बना दिया था, जिससे चोर बाजारी, रिश्वतखोरी, छल प्रपंच, झूठ और चालाकी इत्यादि में बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ ही अंग्रेज़ों की पक्षधरता करते लोगों को भी स्पष्ट रूप से उन्होंने दिखाया है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था और पड़ोसियों के दोषपूर्ण प्रतिक्रियाओं को भी इन्होंने परिवेश के रूप में दिखाया है। संवाद की दृष्टि से संवाद जो हैं वो चरित्रों को प्रकाशित करने वाले हैं, लेखकीय मंतव्य को प्रकाशित करते हैं और कथा को विभिन्न सोपानों से विकसित करने में समर्थ हैं। इन्होंने प्रेमचंद ने अपनी भाषा में हिंदू उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी उन्होंने यथास्थान निसंकोच प्रयोग किया है। भाषा में प्रवाह और अर्थवत्ता हमें दिखाई देती है। इसके साथ ही उन्होंने मुहावरों और लुकोक्तियों का भी, जिसमें कगार का वृक्ष होना, सीधे मुँह बात ना करना, पौबारा होना इत्यादि का निसंकोच प्रयोग किया है। सूक्तियों का बाहुल्य हमें इस कहानी में स्थान स्थान पर दिखाई देता है। पात्रों के मानसिक उद्वेलन को उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने भ्रष्टाचार और स्वतंत्र भारत में शिक्षा, धर्म और न्याय के संदर्भ में किया है। संलाप शैली का चरित्र उद्घाटन में प्रयोग किया गया है और तुलनात्मक शैली मानसिक वेतन और ऊपरी आमदनी के अंतर को स्पष्ट करने में दिखाई देती है। मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने उद्देश्य के अनुसार प्रेमचंद ने इस कहानी का सृजन केवल मनोरंजन के लिए नहीं किया है। उनका एक स्पष्ट उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को ये कहानी अपने पाठकों के सामने रखती है। धन्यवाद।